My name is Kishan Kanojia and you are watching me live here. हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर AMK1 मार्केटिंग के बारे में और ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को कवर अप करेंगे इस पूरे सीरीज़ के अंदर, ठीक है। सो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन। ओके, सो इसमें दो बेसिकली ये जो मार्केटिंग है AMK1 मार्केटिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे कोर्सेज में एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट है, BBRL में भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह है। तो पार्ट ए में आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के, पार्ट बी में 3 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन। व्हाट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड व्हाट इज़ मार्केट ओरिएंटेशन। तो कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं, मीनिंग क्या होगी, इनिशिएशन कैसे होता है, फोकस किस पे रहता है इन दोनों चीज़ों का, कल्चर और कंपनीज पे क्या क्या असर पड़ता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की बात करूं तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन इज़ द एडेप्टेशन, जहाँ पे कंपनी किस पे फोकस करती हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है क्या, व्हाट वी आर सेलिंग, है ना, और इसको किन किन क्वालिटीज़ के साथ हम लोग सेल कर रहे हैं। मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर हम पूरा फोकस रखते हैं कि हमारे बिजनेस का पर्पस क्या है, वाई वी आर ऑन बिजनेस, मीन्स इसमें फोकस रहता है प्रॉफिट पे, ठीक है, ब्रांडिंग पे, ठीक, इन सारी चीज़ों पे। प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहता है कि जो सोल्यूशन है प्रोडक्ट का वो। अब शुरुआत कब से कब की हुई थी भाई प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की, 1950 में प्रोडक्ट ओरिएंटेशन शुरू हो गई थी, ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट्स आर एट अ लिमिटेड स्टेज। लेकिन जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन की शुरुआत हुई है वो 1990 के बाद हुई है, ठीक है। जिससे देखो जब प्रोडक्ट बनता है तो हमारा पूरा फोकस क्या रहता है कि प्रोडक्ट कितना बढ़िया हम लोगों ने बनाया है ना, ये कितने इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, राइट। चलिए, सो अगला फोकस कहाँ कहाँ रहता है भाई इन दोनों ओरिएंटेशन का। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का पूरा फोकस रहता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर कैसे कर रही है, क्वालिटी कैसे रहेगी, इनके जो प्राइसिंग होंगी वो कैसे रहेगी, एंड दैट इंडिविजुअल कैन कंपेयर विद अदर प्रोडक्ट्स। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन में पूरा फोकस रहता है कंपनीज का कि कैसे कस्टमर की नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, कौन से कस्टमर सेक्शन इस वाले प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो सवाल क्या था, कंपेयर द प्रोडक्ट एंड मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो कंपनीज कौन कौन सी हैं, लाइक जिलेट, कोका कोला, ट्रैविस पाकिन, दे ऑल फॉलो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। और कंपनीज लाइक अमेजॉन, स्टारबक्स कॉफ़ी, सिंगापुर एयरलाइंस, इनका पूरा का पूरा फोकस जो रहता है ये मार्केट ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है। गाइज आप लोग याद करो मार्केटिंग के 4 डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, उसमें से है ये। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हम लोग कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या क्या डेफिनेशन रहेगी माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट, दे आर बेसिकली इंटरनल एंड नियर बाय ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी खुद ऑपरेट करती है उसका माइक्रो एनवायरनमेंट, मतलब उसके रीजन में आने वाली सारी चीज़ें। मैक्रो एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, क्लियर, जो कंपनी के बिजनेस पे पूरा का पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, राइट, पूरे के पूरे बिजनेस पे। सो इसको हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट के नाम से जानेंगे। अच्छा भाई, अब इनके कौन कौन से एलिमेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट या फिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करूं, है ना, तो माइक्रो एनवायरनमेंट में 6 फैक्टर हैं और 6 फैक्टर किसके हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के भी हैं, है ना, क्लियर। नाउ सो कौन कौन से हैं भाई ये, कस्टमर, सप्लायर, मीडिया या फिर पब्लिक, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। मैक्रो एनवायरनमेंट जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसके कौन कौन से एरियाज़ हैं भाई, डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक, नेचुरल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट्स हैं। जस्ट अ मिनट। नाउ सो एलिमेंट्स का नेचर कैसा रहेगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई मान लेते कंपनी है ना, एंड दिस कंपनी, इस कंपनी पे फ़र्क पड़ रहा है भाई 2 अलग अलग एलिमेंट का। किन किन चीज़ों का, कंपनी का एक इंटरनल मसला होता है भाई, कंपनी के अंदर की बात, और कंपनी के बाहर की।
जो कंपनी का इनर रीज़न है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ये क्या है, ये इनका माइक्रो इन्वायरमेंट है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट। फिर जो इनके कंट्रोल में नहीं रहता, भाई सरकार किसकी बननी है, टैक्स कौन सा लगेगा, ये सब बातें कंपनी के हाथ में थोड़ी रहती हैं। सो ये क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट, लेकिन बिजनेस को अफेक्ट ज़रूर करती हैं। जैसे टैक्सेशन आ जाता है, कोई रूल बन जाता है, कोई नया कंडीशन आ जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट काम करता है। तो इसके बारे में बात करें, बेसिकली इसके एलिमेंट फैक्टर्स की बात करी मैंने। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर, सप्लायर, मीडिया, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर, ये सब बिजनेस खुद कंट्रोल कर सकता है ना, लेकिन दूसरे जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे एक पर्टिकुलर रीजन में लोगों की सोच क्या रहेगी, लोगों का इनकम कैसा रहेगा, एज क्या रहेगी, वो कल्चर कौन सा परफॉर्म करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसी आने वाली है, पॉलिटिकल या लीगल जो चेंजेस होंगे वो कैसे आने वाले, इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मैक्रो फैक्टर से नहीं बोलेंगे। एलिमेंट का नेचर क्या रहेगा, यहाँ पे जो माइक्रो एलिमेंट होंगे, है ना, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको सुलझा लेना आसान रहता है। जनरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मैक्रो की बात करूं तो ये मोर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल हो सकते हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको सुलझाना, इनके साथ डील करना थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल रहता है। ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट का? डायरेक्ट और रेगुलर इम्पैक्ट पड़ता है माइक्रो इन्वायरमेंट से। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि भाई कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ का जो रवैया है वो बदल जाए, ठीक है, रवैया का मतलब है कि वो कंट्रोल से थोड़ा कल्चर वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज़्यादा आ गए, हमारे शेयर होल्डर्स विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये क्या है, डायरेक्ट अफेक्ट करने वाले माइक्रो इन्वायरमेंट से। देन अब भाई मैं बात करता हूँ मैक्रो इन्वायरमेंट्स की। तो मैक्रो इन्वायरमेंट पे कोई भी कंटेंट जो है वो उसके ऊपर हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, ठीक है, क्लियर। चलिए ना, मतलब हम उस पर कोई भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल रहता है। एक्टिविटीज़ ऑफ अ मार्केटर, देखो अगर माइक्रो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो दे इंटरेक्ट, द इंटरेक्शन ऑफ मार्केटर विद different functions within the organization and it differs with the interaction of every single function in any organization। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो भाई ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो लोग इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, सरकार से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बाय करेंगे, नए रूल्स के साथ कंप्लाई करने के लिए सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सो ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। मार्केटिंग का कंट्रोल, भाई सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रोल किए जाएंगे मार्केटर द्वारा और ये कंट्रोलेबल हैं, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने जैसे आपको बताया एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये कंट्रोलेबल है ही नहीं, बड़ी मुश्किल है इनको कंट्रोल करना, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मार्केटर्स है। फंक्शनिंग फैक्टर्स में फंक्शन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की तरह काम करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स बढ़िया, शेयर्स डिविडेंड वगैरह उनको बढ़िया मिल रहा है, लोग और ख़रीद रहे हैं, उसकी पोजीशन बढ़िया बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर। कंपटीशन कम आ रहा है, हम मोनोपोली इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये क्या है भाई, हमारी स्ट्रेंथ है। वीकनेस भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, जितनी बढ़िया स्ट्रेंथ है अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए वीकनेसेस भी हैं। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो हम इन्हें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये वीकनेस और स्ट्रेंथ तो हो ही नहीं सकती हमारी, ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ, क्या आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया? इसके दोनों पार्ट, कंपेयर द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन एंड माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। गाइज क्लियर है? चलिए, इन दोनों में से कोई एक सवाल करना था आपको, चाहे ये कर ले, अच्छा वैसे तो दोनों कंपलसरी है, माफ़ी चाहता हूँ, ये दोनों करने थे और दूसरे वाले क्वेश्चन के भी दोनों करने पड़ेंगे। मींस पार्ट ए में 20 नंबर का करना होता है, पार्ट बी में 30 नंबर का। AMK 1 के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन? भाई बेसिस यानी कि अगर मुझे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में मैं सामान बेचने जा रहा हूँ, मुझे कोई AC सेल करना है, तो मैं किस बेसिस पे वहाँ पे सेल करूँगा AC हमारा, या मुझे आटा चक्की बेचनी है, कोई पेन बेचना है, मोबाइल बेचना है, कोई भी सामान है,
तो पहले तो मैं उन लोगों को छांटूंगा ना कि कौन से लोग मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लेंगे। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं सेगमेंटेशन कर रहा हूँ। अब इस सेगमेंटेशन यानी कि लोगों को मैं क्या करूँगा, एक डिफरेंट डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दूंगा। सर ये होमोजीनियस क्या होता है? एक जैसा व्यवहार रखने वाले लोग, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाली सारी चीज़ों को इकट्ठा एक कैटेगरी के अंदर ऐड कर दूंगा, और ऐसी कैटेगरीज के हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट की नीड वांट उन सभी सेगमेंट की नीड वांट डिमांड इनको मैं फुलफिल करूंगा। ठीक है, तो किन बेसिस पे करेंगे, ये लोगों को छांटेंगे कैसे? अब क्योंकि भाई मार्केट बहुत बड़ा है हमारा, 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी। सो बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, हमारे पास 4 अलग अलग एरियाज़ हैं: जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरिस्टिक फैक्टर्स। जियोग्राफिक के अंदर लोग अलग अलग रीजन में रह रहे हैं, कोई बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी रह रहे हैं ये लोग। तो ये जियोग्राफिक रीजन के हिसाब से हम लोगों को बांट सकते हैं कि भाई ऐसा है, कश्मीर की तरफ ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, क्लियर, यूपी की तरफ ज़्यादा गर्मी होती है। डेमोग्राफिक, इस हिसाब से हम लोग अपने प्रोडक्ट बनाएंगे भी, है ना। डेमोग्राफिक फैक्टर्स को देखते हुए कि लोगों के पास इनकम कितनी है, लोग कितना एजुकेटेड है, लोगों की एज कितनी है, दे ऑल आर डेमोग्राफिक फैक्टर्स। साइकोग्राफिक फैक्टर्स कि लोगों का मोटिवेशन, लर्निंग बिहेवियर, है ना, परसेप्शन, ये कैसा है। अगर मैं बिहेवियरिस्टिक फैक्टर्स की बात करूं तो लोग किस तरह से किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ठीक है, या कैसे, राइट। चलिए, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बिहेवियरिस्टिक फैक्टर्स। नाउ सो एक एक करके भाई हम लोगों ने बताया है कि भाई नॉलेज, एटीट्यूड, यूज़, रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट, दीज आर सम बिहेवियरिस्टिक फैक्टर्स। साइकोग्राफिक सेक्टर्स के अंदर मैंने बताया लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेगी, सोशल क्लास। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसा रहेगा, लोगों का फैमिली साइज कैसा, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, दे ऑल आर डेमोग्राफिक सेगमेंट्स। ठीक है, इस तरह से अगर मैं सेगमेंटेशन करूँगा तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। नाउ एक्सप्लेन द सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं और ये कैसे किसी कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। देखो, अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो पता है बहुत ज़्यादा बार ऐसा होगा कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने से पहले अपना बिहेवियर बदल देंगे। रीज़न वहाँ पे जो सोशल फैक्टर्स हैं ये आ सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय होस्ट ऑफ वेरिएबल। लोगों के मोटिवेशन, नीड, एटीट्यूड, वैल्यू, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड, एज, सेक्स, प्रोफेशन स्टेटस, किसी से भी हम लोग बदल सकते हैं। मान लेते हैं आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं सामान खरीद लूँगा। मेरे किसी दोस्त के पास एक पर्टिकुलर बाइक है तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। या किसी, मैंने देखा है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है, अब मान लेते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसको मैं पसंद नहीं करता तो मैं उसको हटा दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग माई परचेज बिहेवियर। इसी तरह से जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये रिजल्ट कर सकता है किसी इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से। तो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स आते हैं जो हमारी परचेज को अफेक्ट करते हैं, ठीक। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर्स एक्सर्टेड अपॉन देम आउटसाइड फोर्स इन द एनवायरनमेंट। मान लेते हैं कि आप एक लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपकी सैलरी है 2.5 लाख रुपए हर महीना, मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं, और आप क्या ऑटो रिक्शा से जाएंगे जॉब पे? गाइज, आप, मेरा सवाल है आप लोगों से, चलो इनिशियल डेज की बात छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद की बात करते हैं। क्या 6 महीने बाद आप उसके बाद रेगुलरली ऑटो रिक्शा वगैरह से जाएंगे? ओला, उबर और ये रैपिडो वगैरह, इन सब से? पता है क्या, आपके पास इन्वायरमेंटल फोर्स लगेगा, बाहर के सभी लोग, मतलब चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, पर आपको लगेगा कि मेरे पास ना यार कार होनी चाहिए थी, है ना, एटलीस्ट एक बाइक तो होनी ही चाहिए थी, ठीक है, क्लियर। सो ये
ये हम नहीं सोच रहे, ये हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बाहर मैं जितने भी हमारे साथी लोगों को देख रहा हूँ, मान लेते मैं हूँ वकील, तो मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों के पास अपनी कार है, उनका ड्राइवर छोड़ने आता है, लेकिन मैं अकेले आता हूँ स्कूटर पे या क्या नाम है अपना ऑटो पे। ठीक, तो ये मेरे पास क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स उसकी खुद की नीड, मोटिव, परसेप्शन और एटीट्यूड। द इंटरेक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कॉज कंज्यूमर टू एक्ट। इन्हीं सब बातों से फ़र्क पड़ता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगर सोशल फैक्टर्स की मैं बात करूं तो रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल स्टेटस, ओपिनियन लीडर, ये लोग क्या कहते हैं मेरी किसी परचेज को लेकर। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्या मुझे मोटिवेशन आ रहा है उसको खरीदने में, मैं क्या सोचता हूँ उस पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, मेरा एटीट्यूड यानी कि रुझान कैसा रहता है, मैं अच्छा सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर के अंदर आएगा एज, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, एज, लाइफस्टाइल, क्लियर, लाइफस्टाइल। ठीक, ये सब क्या है, पर्सनल फैक्टर है मेरा। क्लियर, लाइफ साइकिल। ठीक है, ये सारे के सारे पर्सनल फैक्टर हैं। कल्चरल फैक्टर, मैं इंडिया से हूँ, क्या इंडिया के अंदर हूँ तो भाई मेरा अलग फैक्टर रहेगा, मैं अलग तरीके से प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं अमेरिकन हूँ तो मैं अलग तरीके से मेरा परचेज बिहेवियर रहेगा। इंडिया के अंदर अगर मैं सिख हूँ तो भाई मैं अलग तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ करूँगा। मान लेते हैं मैं मैथिली हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरे जो प्रोडक्ट का जो रेंज रहेगा ना, या मेरे जो भी मैं प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदूँगा, यूज़ करूँगा, वो चेंज होगा भाई। ये मेरे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे कल्चर का। सोशल क्लास, यानी कि मैं कौन सी सोशल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सारे के सारे फैक्टर्स भी आप मुझे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि मैं कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करूँ। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर सोशल फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस माई कंज्यूमर बिहेवियर अपॉन एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी मैं चूज़ कर रहा हूँ यूज़ करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी, AMK1 का पार्ट बी, इसके अंदर 30 नंबर का आपको सवाल सॉल्व करना है। वैसे 50 से 40 नंबर का आएगा, 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे 3 to 8 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो ये आपको सारे सॉल्व करना है, लेकिन सारे नहीं, इसमें से 30 नंबर का ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजीज। कुल मिला के ये क्वेश्चन यहाँ आधा है और यहाँ आधा और है। 5 नंबर में आपको ये लिखना है और 5 नंबर में ये लिखना है, पार्ट ए पार्ट बी, ऐसे आप मान के चल लेंगे। ठीक है, चलिए। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी कैन हार्डली एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। एक सिंगल ब्रांड आपके पास है, मान लेते हैं आप टूथपेस्ट बनाते हो और आपके पास फॉर्मूला आया वाइट वाले कोलगेट का। क्या आप लोग अगर हमेशा वाइट वाला कोलगेट ही बेचते रहोगे तो कंपनी ज़्यादा दिन तक चलेगी क्या? लोगों को मज़ा आएगा क्या सेम प्रोडक्ट लगातार हमेशा खरीदने में? यस और नो गाइज, क्या बोलते हो आप लोग? आर यू गाइज देयर? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई किया कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ता है आप लोगों के रिप्लाई से। आगे चलते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने देखा कोलगेट भी ऐसे लेकर आता है। क्या आपके कोलगेट में नमक है? क्या टूथपेस्ट में नमक है? क्या ये हल्दी चंदन पता नहीं उसमें क्या क्या, नीम और दातून कुछ भी, वो क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं लोगों के टेस्ट, नीड और वांट के हिसाब से। ठीक है, सो इट इज़ द रीज़न दैट मोस्ट कंपनी एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट मिक्स, और इसी को हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो जनरली डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके की होती है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में सेम टाइप के प्रोडक्ट को बनाया जाता है जिनकी खूबियाँ एक जैसी रहती हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप के, सारे साबुन एक जैसे ही होते हैं, सबको नहाना ही तो है भाई, सबसे मतलब
सारे साबुन ही तो हैं, लक्स, लाइफ बॉय, पियर्स, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये कौन ये ऑफ़र कर रहा है? एक सिंगल ब्रांड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान लीवर नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम है अभी इसका, ये 90s में हुआ करता था हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम इसका। नाउ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जब कोई नया प्रोडक्ट कंपनी ऑफ़र करती है विद क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, पुराने वाले से बिल्कुल नया। जैसे मोबाइल फ़ोन आते हैं ना यार, सारे मोबाइल फ़ोन ही तो हैं, लेकिन किसी का कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी अलग अलग है। यस और नो गाइस? क्या दो मोबाइल फ़ोन एक जैसे होते हैं? दो अलग अलग वर्जन, मेरे को ऐसा पूछना चाहिए था। यस, तो दो अलग अलग वर्जन के मोबाइल एक जैसे नहीं होते। मान लेते हैं मैं अगर बात करता हूँ सैमसंग M2 की और सैमसंग S20 की, कोई भी दो मोबाइल फ़ोन आप कंपेयर करने के लिए ले लीजिए, तो वो बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें फीचर्स मैच ही नहीं करेंगे, उनकी बैटरी, डिज़ाइन, कैमरा, कलर सब अलग अलग है, ठीक है। चलिए, नाउ ये 5 नंबर का सवाल तो हो गया हमारा। अगला 5 नंबर का सवाल हमसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स। देखो, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी करी है। जैसे सोप की लाइन में ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास कीटाणु मारने वाले सोप हों, ठीक है, शावर जेल हो, या ऐसा हो कि आपके पास मतलब सोप की ही कैटेगरीज दुनियादारी सारी की सारी, वो क्या है? प्रोडक्ट लाइन है। शर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लाल शर्ट, पीली शर्ट, कलर वाली, सारे कलर की, डिफरेंट साइजेस की, डिफरेंट डिज़ाइन की, डिफरेंट फैब्रिक की। जब आप किसी शू स्टोर में जाते हो तो वहाँ पर इतने सारे जूते दिखाए जाएंगे, इतने सारे जूते दिखाएंगे, लाल, पीला, रंग बिरंगा, लाइट जलता हुआ, बिना लाइट जलता हुआ, फोम वाला, बिना फोम वाला, उड़ने, कैसा भी जूता दिखा रहे हैं भाई, वो क्या है? उनकी प्रोडक्ट लाइन है बेसिकली, है ना। तो अच्छा सर, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जहाँ भी मिक्स आ जाए मतलब क्या होगा इसका? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट यार। कितने टाइप के प्रोडक्ट वो कंपनी या वो रिटेल स्टोर ऑफर कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। चलिए, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि उस कंपनी, ये जो प्रोडक्ट मिक्स कोई रिटेलर ऑफर करता है, वो उस कंपनी के फ्यूचर को भी दिखाता है कि वो कंपनी आगे कहाँ तक जाएगी, वो ब्रांड आगे क्या क्या करने वाला है, ठीक है। आप देखते हो कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब मार्केट से चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा। लेकिन अगर कोई सिंगल ब्रांड, सिंगल प्रोडक्ट कोई कंपनी है जिसका एक यूनिक प्रोडक्ट आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो भाई समस्या वाली बात है। ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है? डिक्लाइन हो सकता है, ऑब्सलीट हो सकता है, ख़त्म किया जा सकता है मार्केट से, डर लगा रहेगा इसको। तो चलिए, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको अपने मिक्स से हटाने की ज़रूरत है, उस किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट मिक्स को और बेहतर बना सकते हैं? पहला तो हमें ये देखना होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है हमारे पास पहले एक ही सीरीज़ में बहुत सारी शर्ट में हमारे पास डिफरेंट फैब्रिक की शर्ट मिला करती थी, डिफरेंट तरीके से उसे बनाया जाता था, उसमें कलर वेरिएशन आते थे, डिज़ाइन, उनकी कढ़ाई, रंगाई, ठीक है, सब तरीके के। तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। पहले अजीबो गरीब तरीके की आती थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ है? सिंप्लीफाई हो गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 तरीके की शर्ट पहनना पसंद करते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? ऐसा समझो कि मैं टूथपेस्ट बनाता था पहले, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, ठीक है, नमक के साथ, सरसों, जो समझ लो आप, सबके साथ मिला के 50 तरीके के कोलगेट में बनाया करता, सॉरी टूथपेस्ट में बनाया करता था। तो इन सभी टूथपेस्ट को ये क्योंकि बिक नहीं रहे, है ना, जब ये बिकेंगे नहीं तो क्या हो रहा है? सारे नहीं बिक रहे ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो ऑब्सलीट हो गए और बाकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकने लगे। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो प्रोडक्ट लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। अब मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस नहीं है, वो सारी वेरिएशंस ऑब्सलीट हो गई, ख़त्म हो गई, तो क्या है? प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसी को हम प्रोडक्ट लाइन सिंप्लीफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, इसका बिल्कुल अपोजिट आप कर सकते हो। ये दूसरी स्ट्रैटेजी है अपनी प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर बनाने की। भाई जो बिक नहीं रहा उसे वापस ले लो ना यार,
ये ज़बरदस्ती मार्केट में एडवर्टीजमेंट करा के बेचोगे उसे? भाई जो नहीं बिकेगा उसको आप क्या करोगे? विड्रॉ कर लोगे मार्केट से, यस और नो, है ना? चलिए, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स टू कैश ऑन अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। एक कंपनी क्या करती है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन ना, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर देती है। एक नया डिज़ाइन लेकर आ गई, नया ऑफर के साथ कुछ लेकर आ गई, कुछ ऐसा बिल्कुल अलग सा जिससे लोगों में एंथुसियाज्म क्रिएट हो जाए और लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदें ना। चलिए, सो जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब क्या है? एक्सपेंशन हो रहा है ना इनका। आप लोग देख रहे हो, अभी कोई कंपनी ने पेटेंट कराया कि उसमें से उड़ने वाला कैमरा निकलेगा, समझ रहे हो? तो ये सब क्या है? एक्सपेंशन हो रहा है प्रोडक्ट लाइन का। अगला, चेंजेस इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। व्हेन मार्केट एक्सपेक्टेशन अंडरगो चेंज, तो कंपनी को रिएक्ट करना पड़ता है बाय ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन। अगर क्वालिटी ज़्यादा लोगों को चाहिए तो पता है क्या होता है? सुनो, जब भाई क्वालिटी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, तो क्या होता है? लोग डिमांड क्वालिटी की है, प्राइस बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक? चलिए, सो ट्रेडिंग अप, व्हेन वी ऐड हायर प्राइस्ड प्रेस्टीज प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग लो प्राइस्ड प्रोडक्ट लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अप। क्वालिटी बढ़ा दी ना यार। अगर हम क्या करेंगे, लोगों की इकोनॉमिक डिमांड है कि लोग महंगा नहीं खरीद रहे, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, थोड़ा कम वाला खरीद पा रहे हैं लेकिन ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसको ट्रेडिंग डाउन बोलेंगे। ये एक रिवर्स स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडिंग अप की। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आईफोन ने ना बहुत पहले से तैयारी करी हुई थी कि इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करेगा। 2016 से पहले जो मार्केट था, इंडियन मार्केट आईफोन के लिए, वो बिल्कुल ऐसे था, खाली सा। आप लोगों ने देखा, उससे पहले अगर याद करो आप लोग, तो आईफोन को बहुत ही ऐसा प्रेस्टिजियस मानते थे कि यार ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के पास ही होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के पास। जब उनको पता चला कि वी आर दिस मच ह्यूज, 125 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा की जनता है, तो उसमें से कुछ तो लोग खरीदेंगे। और उन्होंने नोटिस किया कि 2014 से 17 के बीच बहुत सारे जो चाइनीज़ मार्केट प्रोडक्ट थे, वो Xiaomi, Vivo, Oppo, ये ऐसे बढ़ते हुए चले जा रहे थे दिग्गज लोग कि जिनका कोई नामो निशान नहीं था। आज वो बड़े कंपटीशन देने, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है? ट्रेडिंग डाउन वाले फेज़ के अंदर उन्होंने आईफोन SE निकाला, आईफोन SE। अब ये जानबूझकर, ये सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन था वहाँ पे, कि उनके लिए, वैसे तो बहुत महंगा है लेकिन उनके लिए सबसे सस्ता था, एंट्री लेवल का, ठीक है? कि चलो कोई जो ज़्यादा नहीं खरीद पा रहा, वो 35-40 हज़ार रुपये ही दे दे, वो हमारा 1-1.5 लाख वाला मोबाइल ना खरीदे। उस टाइम जो आईफोन 7 वगैरह की कीमत थी वो 60-70 हज़ार रुपये के आसपास थी, 60 हज़ार रुपये, सॉरी, ठीक है? तो इन्होंने 35 से 40 हज़ार रुपये का ये मोबाइल फ़ोन निकाला कि जो लोग उसको नहीं खरीद पा रहे, वो इसको भी एक बार को ख़रीदने के लिए सोचें। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड डाउन किया, ठीक है? लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, ठीक? चलिए, ट्रेडिंग अप फेज़, ऐसे फेज़ में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा देते हैं, उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर देंगे पुराने के मुकाबले। मॉडल, स्टाइल और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे, जिससे हम लोग अपनी प्रोडक्ट लाइन को बेहतर बना दें, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी लगा के, ठीक है? फाइनेंशियल एनालिसिस को यूज़ करके कि भाई कहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन से वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा खूबी लोगों को दिखाई दे रही है, लोग क्या क्या पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए, प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब होता है लोग क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन का, ठीक है? आफ्टर द मार्केट इज सेगमेंटेड, इट बिकम नेसेसरी टू पिन पॉइंट द नीड ऑफ ईच सेगमेंट। अब ये हर एक सेगमेंट क्या सोचता है किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट के बारे में, इसको हम प्रोडक्ट पोजिशनिंग बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मार्केट सेगमेंट टू डायरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट एट इट, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में जान लेंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग भी पिच करके हम लोग अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। फिर भाई प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम लोग, अगर हमें एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आनी है तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, साइंटिफिक इन्वायरमेंट, एडवांसमेंट, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी एनहेंस हो रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते रहें। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, नेसेसरी, इफ़ेक्टिव, ठीक?
द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर increase in expenditure on research and development by many organization is a clear proof of need and realization of new or introduce new products. आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारी कंपनी फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन निकालती हैं, राइट? यस, फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन। उन मोबाइल फ़ोन की कीमत होती है 50,000 से ऊपर और वो बहुत लिमिटेड निकलते हैं। रीज़न क्या रहता है कि लोगों की जो ये वांट है ना कि वो लोग कुछ यूनिक प्रोडक्ट देखें, नया प्रोडक्ट मार्केट में आया उसको वो लोग इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो उसके लिए होता है। अब उसमें पैसा भी इतना ही लगाया जाता है फूक फूक के, खूब सारा, ठीक है। रिसर्च में काफ़ी पैसा लगता है, नया प्रोसेसर, उसको यूज़ कैसे करेंगे, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं उन लोगों को। तो ये बढ़ता हुआ खर्चा भी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर जनरेशन स्क्रीनिंग एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मान लेते हैं मैं कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहा हूँ, तो भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं वो कैसा है? पहले मेरे पास कोई आइडिया आएगा, उस आइडिया को टेस्ट करूँगा कि मेरा आइडिया सही है या नहीं। फिर मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूँगा कि इस प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाएगा। मेरे मन में अगर कोई सवाल आया कि फेविकॉल, मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है कि लोग पहले, आपको पता है फेविकॉल से पहले लकड़ियों को किससे चिपकाया जाता था? डू यू गाइस नो? एनीवन? हाँ, किसी को पता है? फेविकॉल से पहले जो चर्बी होती थी ना जानवरों की, उसको जला के, पिघला के, लकड़ियों के बीच लगा के तब चिपकाया जाता था। बहुत ही खराब, वाहियात और बदबूदार प्रोसेस होता था ये, ठीक है। और इतनी सारी यस, यही सिंगल प्रोसेस था अपने पास लकड़ियों को लंबे समय तक उनका फर्नीचर बनाने के लिए। तो भाई इसकी नीड जनरेट हुई, इस आइडिया की शुरुआत करी फेविकॉल के ओनर ने। यस गाइस, है ना? नाउ तो क्या हुआ भाई, बलवंत पारिक को आइडिया आया कि वो क्या करेंगे, एक नया ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें बदबू कम आए, लोग ज़्यादा यूज़ कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आइडिया मन में आया, ऐसे एक दिन सोच रहे होंगे कि यार ये फर्नीचर हम लोग बनाते हैं, क्या होता है ऐसा। तो इन्होंने आइडिया को देखा कि ये आइडिया सही है, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। फार्मूला वगैरह पे काम किया, पहले थोड़ा फेल हुए सारी चीज़, फिर इन्होंने देखा कि अच्छा कैसे बनाया जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि किन किन चीज़ों को मिलाया जाएगा, किन किन चीज़ों से ये बना जा सकता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, टेस्ट किया और काम आ गया भाई, बहुत सही। फेविकॉल आ गया इनके हाथ, ठीक है, जिसमें कम बदबू है, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसको जितना मर्जी उतना बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसका बिजनेस एनालाइज किया कि इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है और इसको कहाँ कहाँ सेल किया जा सकता है, ठीक। पहले तो उनको बहुत ही लिमिटेड लगता था कि मैं अपने आसपास की दुकानों में सेल कर दूंगा। फिर उन्हें समझ आया कि नहीं, मेरा जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरी दुनिया में सब लोगों को प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो उन्होंने फिर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक वहाँ पे आए। फिर प्रोडक्ट डेवलप हुआ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चलाई गई, प्रोडक्ट टेस्टिंग हुई, फिर उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया गया। तो इस तरह से तो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, सवाल क्या है कि भाई ये बताओ कि आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग और एनालिसिस, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसा क्यों, वाई? तो सबसे पहले अगर आइडिया आएगा ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ठीक है। अगर आइडिया आया और उसको बिना टेस्ट किए आपने प्रोडक्ट बना दिया तो फेल हो जाएगा ना वो आइडिया। मतलब स्क्रीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। चेक करना कि वो सही है या नहीं, उस आइडिया को एक बार रियल टर्म्स में देखना। फिर एनालिसिस कि इसको कितने लेवल तक लेकर जाया जा सकता है, क्या इसकी वायबिलिटी है, ग्रोथ कैसे होगी, डिक्लाइन कब हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट। क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही है? चलिए नाउ, अच्छा जो लोग शांत हैं उनको नहीं समझ आ रही क्या? प्लीज़ रिप्लाई एक बार सब लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिख देंगे क्या कमेंट में? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फटाक से प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बस 2 लोग, बाकी लोग गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। जगे हुए हैं आप लोग, आई गेस। यस,
सो यू गाइज आर रियली ऑसम. यस यस यस. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. जिन लोगों ने नहीं लिखा फटाफट से एक बार टाइप कर दें प्रोडक्ट डेवलपमेंट. यस. सो कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आइडिया जनरेशन, उसका टेस्टिंग, फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फिर उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग, ठीक है, फिर बिजनेस को एनालाइज करना, ठीक, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करना मास लेवल पे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना कि लोगों को कैसे बेचा जाएगा इसको, फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट भी करना एक छोटे से लेवल पे, मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह. फिर अगर वो सक्सेस हो गया तो उसका कमर्शलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे. ठीक है. चलिए, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मार्किंग आउट एंड सुपरवाइजिंग सर्च स्क्रीनिंग डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन. इट देयरफॉर एम्ब्रेसेस द डिसीजन रिगार्डिंग एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट आइडिया. इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसलिए भाई बहुत ज़्यादा हमें ख्याल भी रखना पड़ेगा कि टेक्निकल वायबिलिटी कैसी है, ठीक है, मार्केट पोटेंशियल कितना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. तो भाई हमारे फेविकॉल वाले केस में प्रोडक्ट को तो एक्सेप्ट करेंगे लोग, यस और नो. ठीक है. चलिए, तो ये सीक्वेंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आता है. किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो जान लेते हैं तीनों स्टेप के बारे में. आइडिया जनरेशन. न्यू प्रोडक्ट अप्रोच स्टार्ट विद द आइडिया जनरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट आइडिया. इट मीन्स मैचिंग अ परसीव्ड नीड, जो लोगों को ज़रूरी है, उसके साथ हम एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी के साथ कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करें. द सेड नीड मे बी न्यू और ओल्ड वन. हो सकता है कोई ज़रूरत पहली बार आई हो, या फिर पुरानी कोई नीड चलती चली आ रही हो कि यार ऐसी ज़रूरत तो थी. जैसे ऑनलाइन अगर टीचिंग की बात करूँ तो बहुत लोग पहले से सोचा करते थे काश कोई घर बैठे आराम से बिस्तर में मुझे कोई टॉपिक समझा दे. ये बहुत पुरानी नीड थी. लेकिन जैसे ही कोविड आया, वैसे इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी. इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद, इंटरनेट के मास जो लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नेट वगैरह का, मिला लोगों को, तो उसके बाद इसकी नीड और ज़्यादा बढ़ गई. तो लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म लेकर आए और आप लोग यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं. ठीक है. चलिए, तो नया आइडिया कैसा हो सकता है, पुराना नया कैसा भी. कोई नीड जो हो सकती है पुरानी नहीं कैसी भी हो सकती है, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाया जाता है. एक प्रोडक्ट का आइडिया आता है, फिर उस आइडिया को स्क्रीन किया जाता है. एक बार प्रोडक्ट का आइडिया गैदर कर लिया गया, नया स्टेप जो अगला स्टेप जो रहता है उसको स्क्रीन करने का कि उसके रिलेटिव मेरिट क्या हैं. इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट आइडिया जनरेटेड अर्लियर आर क्रिटिकली इवेल्युएटेड एट दिस स्टेज. इससे क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे, है ना, इसको आगे तक ले जाना हमारे फ़ायदे की बात है या नहीं, तो क्या इसे आगे तक ले जाना चाहिए, नुकसान की बात है, फ़ायदे की बात है, तो इस अगर ख़राब होगा तो वहीं पे ड्रॉप कर दो उस आइडिया को, नए आइडिया पे चलेंगे. ठीक है. तो हमें ये जो आइडिया इवैल्यूएशन यानी कि आइडिया स्क्रीनिंग की जो बात है, ये बता देता है कि आगे इसका कितना यूज़ होने वाला है. ठीक. द आइडिया विच आर नॉट कंपेटेबल विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेन ऑफ द कंपनी, तो भैया इनको ख़राब यानी कि अबंडन कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और ड्रॉप कर दिया जाता है. ठीक है. इसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस या फिर बिजनेस एनालिसिस. एज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट दिस स्टेज, बिजनेस एनालाइज किया जाता है कि फेयरली डिटेल अप्रेजल ऑफ प्रपोजल इज अंडरटेकन, कि ये प्रोडक्ट कहाँ तक जा सकता है. द एक्सरसाइज कंप्राइजेस प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड, सेल्स, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो कंप्लीट प्रोफाइल प्रोडक्ट की डेवलप की जाती है बिजनेस एनालिसिस या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस के साथ. ठीक. चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4. Now, do you think branding to be of identical importance in marketing, in industrial, consumer product and agriculture product? क्या इन तीनों केसेस में ब्रांडिंग जो है, इन तीनों केसेस में जो ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस है वो सेम रहती है क्या? एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, ब्रांडिंग किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट के साथ सेम ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहती है ना, चाहे वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो. यस और नो. अगर उसकी ब्रांडिंग नहीं की जाएगी, मान लेते हैं मैं आपको टूथपेस्ट दे रहा हूँ, कोई पानी की बोतल दे रहा हूँ, या कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैंने बोला कि ये क्या है, मान लेते हैं कोई मोबाइल फ़ोन दिया, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे पहचानोगे, किसी और को कैसे बताओगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट आपके पास है? दैट इज़ वाई किसी भी तरीके की ब्रांडिंग हो, हर एक मार्केटिंग के
तरीके से अगर देखा जाए तो सभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। तो हमें इस आर्गुमेंट के सपोर्ट में अपना आंसर देना है। यस, द ब्रांडिंग इन ऑल द ऑफ द अबव इज आइडेंटिकल। रीज़न, मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नीड ब्रांड नेम। चाहे वो प्रोडक्ट कौन सा हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, कैसा भी हो, उसको एक ब्रांड नेम चाहिए होता है जो लोगों को बार बार याद करने में, याद दिलाने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर। सो अ क्रूशियल स्टेप इन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी इज डिसाइडिंग ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांड नेम, कि लोगों को जल्दी जल्दी कैसा कौन सा नाम याद आ सकता है। ठीक है, क्लियर। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपने सरनेम का यूज़ करते हैं, बायजूस, है ना, आकाश कोचिंग सेंटर, ठीक है, और कौन सा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। देख रहे हैं आप लोग, ये सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ये लोग ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं, नाम, सरनेम, फैमिली वगैरह, ये सब ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा इसको यूज़ करते हैं, पर यूज़ किया जाता है जिससे हमारा नाम बना रहे। ठीक है, अडानी ग्रुप, ठीक, यस, मैकडोनाल्ड्स, KFC, नहीं वो, अच्छा, KFC का फुल फॉर्म क्या है, फ्राइड चिकन करके ना, अच्छा, क्या नाम है, के से क्या है, केंटकी। चलिए, वो नाम है ना किसी का, फाउंडर का, ठीक है। सी, आप लोग देख रहे हो, फोर्ड, हाँ, फोर्ड, साइमंस, ये क्या एग्जाम्पल है यार। जनरल मोटर्स के तो 2 एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जनरल मोटर्स एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ सो भाई, फैमिली नेम के साथ भी इसे यूज़ किया है। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इज़ अ नेम, वर्ड, मार्क और सिंबल, ठीक है, डिवाइस और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिससे हम किसी प्रोडक्ट को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और डिफरेंशिएट कर सकें अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। ठीक है, क्लियर। सो द डेफिनेशन फोकसेज ऑन द फंक्शन ऑफ अ ब्रांड, दैट इज टू आइडेंटिफाई इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक मीन एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो किसी भी प्रोडक्ट का नाम यानी कि ब्रांड क्या होता है, जो भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी जो हमें एक स्पेसिफिक सिंबल चाहिए होता है, उसको हम ब्रांड बोलते हैं। फिर ब्रांड नेम क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रांड कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड, लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको हम बोलें बाकी लोगों के साथ। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कोई AC ब्रांड का नाम बताना भाई, जो AC सेल करते हो, एयर कंडीशनर, LG, यस, तो LG में इस तरह से बना रहता है ना, LG लाइफ्स गुड, ऐसा कुछ बना रहता है, नहीं ऐसे बना रहता है ना। ये गोदरेज का है, सॉरी, ये गोदरेज है ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये ब्रांड का सिंबल है। लेकिन अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि नोकिया, 2 लोग कनेक्टिंग पीपल वाला हाथ अगर ऐसे लोगों को मिला तो लोग बोलेंगे ना किसका साइन है, नोकिया का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी का ये लोगो है, ठीक है, और ये किसका है, सिंपल है ना। तो आप लोग बता पा रहे हो, ये कैसे पहचान रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना यार, कैसे, ब्रांड से, कि ब्रांड कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो जो ब्रांड नेम है ये आपने क्या बोला, ऑडी, प्रोनाउंसिएबल, ठीक है, मर्सिडीज, ठीक है, मर्सिडीज बेंज। तो मैं पूरा नाम लिखने में गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। सो गाइज, ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ब्रेक इवन एनालिसिस, और आप लोग, मुझे मालूम होता पहले तो मैं ये प्राइसिंग वाला सेक्शन करवा देता, इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। कोशिश करेंगे अगली किसी क्लास के अंदर ये ब्रेक इवन प्राइस एनालिसिस को हम लोग देखें। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो भाई हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये क्रैश कोर्स आपके 5 सितंबर यानी कि 2022 वाले एग्ज़ाम्स के लिए है और हर साल होता रहता है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे 8284x7 188 पर कांटेक्ट करें और बाकी क्लासेस जो हैं रेगुलर क्लासेस के लिए एनरोल करें। ठीक, सो माय नेम इज़ किशन कनौजिया, आई एम साइनिंग ऑफ।
Yes. Any other queries, guys?